ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ में होने वाले ऐसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। पिछले वीडियो में हमने 2D डायग्राम से समझा था। आज के इस वीडियो में हम 2D और 3D इन दो डायग्राम से अर्थ में होने वाले एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ अर्थ है क्या। देखिए, नाम से समझते हैं, अर्थ में होने वाले ऐसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेयर में क्या है, क्या पाया जाता है? एयर मॉलिक्यूल्स। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स जब मूव होते हैं तो उस मूवमेंट ऑफ एयर से सर्कुलेशन होता है। मतलब जब एयर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं तो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट ऑफ एयर को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये मूवमेंट ऑफ एयर दो टाइप के होते हैं, एक है वर्टिकल मूवमेंट, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेशन इन एटमॉस्फेयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। कैसे? एयर के मोमेंट्स दो टाइप के होते हैं। ऐसे वाले एयर मोमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल एयर मोमेंट्स बोलते हैं, ऐसे, और ऐसे एयर मोमेंट को हम वर्टिकल बोलते हैं। देन अगेन हॉरिजॉन्टल, देन अगेन वर्टिकल। तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल मोमेंट से सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप का जो भी मूवमेंट होता है एयर का, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, और सीधी लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एयर मोमेंट, और ऐसे को हम वर्टिकल, मतलब ऐसा वर्टिकल और ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, किसी तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम से हम समझेंगे कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का पैटर्न जनरेट होता है। ओके, सो सबसे पहले हम 2D डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, और ये अलग अलग लैटिट्यूड्स है। 0 डिग्री इक्वेटर को बोलते हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री लैटिट्यूड, और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो लैटिट्यूड्स है ग्लोब में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप ऐसे टिल्ट करके देखिए ये, तो आपको ये अर्थ का सरफेस पे 2D डायग्राम से देखने को मिलेगा। तो वही डायग्राम को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ऐसे इसी लैटिट्यूड्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो आपको ये समझ में आया कैसे 2D डायग्राम से। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होता है। ठीक है, और सोलर इंसुलेशन जहाँ पे इंटेंस होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वहीं से डिपेंड करता है पूरे अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन या सोलर इंसुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई जहाँ पे, जिस एरिया में होगा, वहाँ पे ITCZ बनेगा। ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको जोन बोलते हैं या फिर बेल्ट भी बोलते हैं। बेल्ट क्यों बोलते हैं इसको बेल्ट? क्योंकि इसका एक रेंज होता है। रेंज मतलब ये जनरली ITCZ जिसको बोलते हैं, ये जनरली इक्वेटर पे पाया जाता है। क्यों इक्वेटर पे पाया जाता है? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। मैंने अभी बताया, जहाँ पे सोलर इंसुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वहीं पे ITCZ बनता है। दैट मीन्स कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन पड़ने की वजह से जनरली इक्वेटर पे ITCZ बनता है। ठीक है, लेकिन इसको हम बेल्ट बोलते हैं, इसको जोन बोलते हैं। जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक रेंज सिर्फ इक्वेटर पे ही नहीं पाया जाता, ये वेरी करता है। दैट मीन्स ITCZ सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे ही नहीं पाया जाता, इसका रेंज ऑफ एल्टीट्यूड वेरी होता है। दैट मीन्स ये 0 डिग्री इक्वेटर पे ही सिर्फ नहीं पाया जाता, इसकी शिफ्टिंग होती है। दैट मीन्स ITCZ की शिफ्टिंग होती है। ITCZ की शिफ्टिंग क्यों होती है? जब सोलर इंसुलेशन
जिस साइड में कॉन्सेंट्रेशन उसका हाई होगा उसी साइड पे ITCZ शिफ्ट होगा। अब आप पूछोगे कि सोलर इंसोलेशन का जो हाईएस्ट एरिया है वो शिफ्ट क्यों होता है, वो वेरी क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न है, वो हम आगे देखते हैं। इस एनिमेटेड डायग्राम से समझते हैं। पहली बात ये है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। दूसरी बात ये है कि रेवोल्यूशन के टाइम पे भी अर्थ का टिल्टेशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब उसी एक्सिस में वो रोटेट कर रहा है जो 23.5 डिग्री टिल्टेड थी। तो ये दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी। इसमें देखिए अर्थ की पोजीशन जहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स से सनलाइट, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पहुँचती है, और इस कंडीशन में समर सॉलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको देखने को मिलता है। अब ये रिवॉल्व करके इक्विनॉक्स वाली कंडीशन में आ गया जहाँ पर इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पहुँचती है, जिसकी वजह से बराबर सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सनरेज पहुँचती है, पर इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। अब अर्थ रिवॉल्व करके ऐसे पोजीशन में आई जहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे ज़्यादा सनरेज पहुँचती है। इसको हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। और फाइनली हम ऐसे इक्विनॉक्स कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ पे इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पहुँचती है, जहाँ पर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के दोनों सनलाइट बराबर पहुँचती है। तो ये है एक तरीके का रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जिसकी वजह से इक्विनॉक्स कंडीशन और सॉलिस्टिस कंडीशन हमको देखने को मिलता है। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम कंक्लूड करें कि अर्थ के रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ITCZ शिफ्ट होता है तो वो हम इस डायग्राम से बेहतर समझ सकते हैं। आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा जो मूव कर रहा है, ये ITCZ की शिफ्टिंग है अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो सबसे पहले हम इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर पे जनरली ITCZ होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोलर रेडिएशन, इंटेंस सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे पड़ती है। अब बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले अगर मान लो अर्थ की ऐसी पोजीशन हो जहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा टिल्ट हो टुवर्ड्स द सनलाइट, तो ऐसे में ITCZ शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। अब समर सॉलिस्टिस जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उससे वापस नीचे इक्विनॉक्स वाली कंडीशन में आता है। कब आता है? जब वापस अर्थ रिवॉल्व करके एक ऐसे पोजीशन पे आता है जहाँ पर इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पहुँच रही हो। अब नेक्स्ट फिर से वो रिवॉल्व करके एक ऐसी पोजीशन में आएगा जहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट रहेगा सनलाइट की तरफ। तो ऐसे में इक्वेटर से ITCZ शिफ्ट होके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ओके, सो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड और अर्थ का टिल्टेशन 23.5 डिग्री टिल्टेड होने की वजह से, इन दो फैक्टर्स की वजह से होता क्या है कि सोलर इंसोलेशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहता। दैट मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में नहीं रहता, सेम नहीं रहता, ये वेरी करता रहता है, क्योंकि ये रिवॉल्व करता है अर्थ अराउंड द सन और उसकी टिल्टेशन 23.5 डिग्री मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन है। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में एट द सेम टाइम डिफरेंट सोलर इंसोलेशन देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे सनरेज सबसे ज़्यादा पड़ती है, सोलर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पे ही ITCZ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि कहाँ कहाँ होता है, इसका रेंज कहाँ तक होता है ITCZ का? तो इसका रेंज होता है जनरली इक्वेटोरियल रीजन पे होता है, नहीं तो बिकॉज ऑफ दैट रेवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ अराउंड द सन एंड बिकॉज ऑफ दैट टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से क्या होता है कि सोलर इंसोलेशन या तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में या तो साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर और इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है ITCZ का शिफ्टिंग। लेकिन ये नॉर्थ साउथ में कहाँ तक, इसकी कितनी रेंज ऑफ लैटिट्यूड तक ये ITCZ शिफ्ट होता है? तो वो शिफ्ट होता है जनरली, इट शिफ्ट्स
5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। दैट मीन्स जनरली इक्वेटर तक रहता है, लेकिन 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड तक इसका रेंज देखने को मिलता है। इसीलिए हमने इसको बेल्ट बोला है, बेल्ट, क्योंकि बेल्ट का मतलब इसका एक रेंज होता है। जनरली ये इक्वेटोरियल रीजन तक होता है, ये इक्वेटर है मान लो, लेकिन इसका एक बैंड होता है, इसका एक विड्थ होता है, इसलिए हम इसको बेल्ट बोलते हैं। दैट मीन्स ये कहाँ तक रेंज लाई करता है जनरली, या तो 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड तक, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो। तो इस बैंडविड्थ में ITCZ शिफ्ट होता है। या तो ये पहले इक्वेटर पे रहेगा, तो या तो जब सोलर रेडिएशन अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में अगर सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका बैंडविड्थ लगभग 5 to 10 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रेंज करता है। इसी की वजह से हम इसको जोन बोलते हैं या बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ITCZ का। अब ये ITCZ ही, इस पे ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ अर्थ। जहाँ पर ITCZ शिफ्ट किया उसी के रेस्पेक्ट पे सारे के सारे जो विंड पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही समझिए कि इसी के बेसिस पे ही पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सो अभी हमने क्या क्या देखा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिपेंड्स अपॉन ITCZ शिफ्टिंग। ITCZ शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे सोलर इंसुलेशन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके हिसाब से ITCZ शिफ्ट होगा। अब ये जनरली कहाँ तक शिफ्ट होता है? 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर तक। ठीक है, जनरली। और बिकॉज ऑफ दिस सोलर इंसुलेशन एरिया, ये क्या जनरली सोलर रेडिएशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वेटर पे ही होता है? नहीं, ये इक्वेटर पे जनरली नहीं होता। ये बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से सोलर रेडिएशन का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इक्वेटर पे नहीं पाया जाता। तो ये सब चीज़ें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ये पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्योंकि हमने ITCZ समझ लिया तो इसलिए आपको आसानी भी हो जाएगी सारी चीज़ें समझ। ओके, सो अब हम देखते हैं 2D डायग्राम से कि ये अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं। सबसे पहले हम इक्वेटर की बात करते हैं 0 डिग्री में। हमने अभी देखा कि सोलर इंसुलेशन सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड 0 डिग्री इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, या 5 to 10 डिग्री लैटिट्यूड पे रेंज करता है, जहाँ पे ITCZ पाया जाता है। नॉर्मली इस एरिया में ITCZ पाया जाता है। तो हम ले लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन को फॉर एन एग्जाम्पल। तो जनरली इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन पड़ने की वजह से यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि यहाँ पे सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो लेस डेंस होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स वार्म होगा उतना ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी। तो लेस डेंस होने की वजह से ये जो वार्म एयर्स होंगे, वार्म एयर मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर की तरफ एसेंड होने की कोशिश करेंगे, लिफ्ट होंगे, अपलिफ्ट। अब क्योंकि यहाँ के एरिया का जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये लेस डेंस होने की वजह से ये वार्म एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी, राइज होंगी, एसेंड होंगी, और ये जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ के इक्वेटोरियल रीजन के जो वार्म एयर होंगे तो इसके साथ वार्म एयर मॉइस्चर को भी कलेक्ट करते हैं। अब आप पूछोगे कि वार्म एयर मॉइस्चर को कहाँ कलेक्ट करते हैं? जनरली होता क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन में लैंड सरफेस और वाटर बॉडीज़ भी पाई जाती है। अब ये जो ओशंस वगैरह होते हैं तो इसके सरफेस भी सोलर इंसुलेशन के डायरेक्ट इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो ओशन वाटर होते हैं वो भी गर्म हो जाएंगे, उसका सरफेस भी गर्म हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब ओशन का सरफेस, ओशन वाटर सरफेस जब वार्म हो जाता है तो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो वो वाटर फिर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगती है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तब ये जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस होगी तो ये वाटर वेपर्स क्या हो करेगी, ये जो वार्म एयर होगी, ये वार्म एयर उन वाटर वेपर्स को कलेक्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ उठेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ इक्वेटोरियल रीजन में बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस सोलर रेडिएशन ये जब वार्म एयर ऊपर उठेगी तो साथ में जितने भी वाटर वेपर्स
एयर में होंगे उसको भी होल्ड करके ऊपर की तरफ राइज करेगी। क्यों? क्योंकि वार्म एयर की कैपेसिटी होती है टू होल्ड द मैक्सिमम मॉइस्चर। जितना ज़्यादा वार्म एयर होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये जब ऊपर उठेगी, उठते जाएगी, तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि इस वार्म एयर में आपको पता होगा विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो मतलब जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे, वार्म एयर ऊपर तक जाता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ऑल्टीट्यूड जितना बढ़ता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। दैट मीन्स वार्म एयर का जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस वार्म एयर की कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वार्म एयर धीरे धीरे कूल होता जा रहा है, ऊपर जितना जाएगा कूल होता जाएगा। अब कूल होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि कूल एयर की हमेशा ध्यान रखिएगा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी सारी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। वहाँ पे क्या होगा जनरली कि ये जो वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। अगर पोलर रीजन में होगा तो वो ड्रॉपलेट्स में ना कन्वर्ट होके आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाएगा। बस इतना ही बस ध्यान रखिएगा, बाकी सेम प्रोसेस होती है पोलर रीजन में। यहाँ पे क्या है कि जैसे ऊपर उठते जाएंगे वार्म एयर क्या है अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को मतलब लूज़ करता जाएगा और कूल होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे, जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे टाइनी ड्रॉपलेट्स में, कंडेंसेशन हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होके फिर नीचे बारिश हो जाएगी। तो जनरली आपने देखा होगा इक्वेटोरियल रीजन में हाई रेनफॉल वाली कंडीशन देखने को मिलता है और क्लाउड फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल वाली कंडीशन हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एयर होगा, ये वार्म एयर धीरे धीरे कूल हो गया, अब ये आगे बढ़ेगा। पर हाँ, यहाँ पे इसने सारे के सारे कंडेंसेशन प्रोसेस इनिशिएट करके रेनफॉल कर दी। अब जो एयर होगा ऊपर जो उठेगा, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, ये एकदम ड्राई होगा, क्योंकि जो भी मॉइस्चर था उसने नीचे रेनफॉल के फॉर्म में नीचे गिरा दी। अब ये जो ऊपर उठा हुआ एयर है ये एकदम ड्राई होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ऊपर जाता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा ये वार्म एयर। वो कौन सा पॉइंट है? वो है ट्रोपोस्फियर, क्योंकि ट्रोपोस्फियर के बाद वाली लेयर पे ये एयर नहीं जाती, वहाँ तक रुक जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये ऊपर जाते जाते पूरे लेयर्स को पार कर जाएगी, नहीं। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा लेयर आएगा जहाँ सारे जो एयर के सर्कुलेशंस हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वो लेयर होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर वाली लेयर। अब ये ट्रोपोस्फियर वाली लेयर तक जाएगी, उसके बाद ये डाइवर्ट हो जाएगी, एक यहाँ जाएगी और एक यहाँ जाएगी। ठीक है, दो साइड में डाइवर्ट हो जाएगी। अब ये जो एयर जा रही है इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। हमने अभी देखा कि इस पॉइंट में आके उसने पूरी बरसात कर दी, इसने डाइवर्ट कर दी। अब होगा क्या कि ये एकदम कूल, इतना कूल हो चुका है कि ये अब कहीं पे जाके सबसीड करेगा। तो ये कहाँ पे सबसीड करेगा? ये 30 डिग्री लैटिट्यूड में जाके सबसीड करेगा। सिमिलरली ये भी नीचे 30 डिग्री लैटिट्यूड में जाके सबसीड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जा तो पोल्स साइड में रहा है, लेकिन ये पोल्स तक नहीं पहुंच पाएगा ये एयर, ये कहीं ना कहीं सबसीड करेगा, और जहाँ पे ये सबसीड करेगा वो है 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। ओके, अब हमने देखा कि हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होता है वहाँ पे बनता है लो प्रेशर एरिया। इंटेंस सोलर इंसुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ पे लो प्रेशर वाली कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये जब ऊपर उठी उसके बाद ये डाइवर्ट हुई दोनों साइड में और 30 डिग्री लैटिट्यूड में जाके सबसीड हुई। अब यहाँ पे जब सबसीड हो गई है ये एयर, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा, एयर मॉलिक्यूल्स का कंप्रेशन, क्योंकि ये नीचे बैठ रही है, डिसेंड हो रही है, सबसीड हो रही है, तो एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे, तो क्या यहाँ पे कंप्रेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक
एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन हमको जनरली हाई प्रेशर एरिया में देखने को मिलता है। जहाँ पे हाई प्रेशर वाली कंडीशन होगी वहाँ पे हमको एडियाबैटिक कंप्रेशन देखने को मिलेगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब जब एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठने लगती है सरफेस लेवल पे, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे जब नीचे की तरफ बैठने लगती है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ दैट एयर मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो वहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर उतना ज़्यादा हाई होगा। सिमिलरली जब ये भी यहाँ पे भी जब 30 डिग्री लैटिट्यूड में बैठेगा तो यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स ये ऐसे डिसेंड होंगे, नीचे की तरफ बैठेंगे, सबसीड होंगे, तो यहाँ पे भी कंप्रेशन होगा। तो इस कंप्रेशन को हम बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। सेम लाइक दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में भी एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा 30 डिग्री लैटिट्यूड में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हाई प्रेशर कंडीशन बन जाएगा। हाई प्रेशर कंडीशन अब होगा क्या, हमेशा ध्यान रखिएगा कि विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ऑब्वियसली आप सोच के देखिए जहाँ पे प्रेशर हाई होगा तो वहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाएगी, बाहर, ताकि वो प्रेशर वहाँ का कम हो सके। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो इतना हाई प्रेशर है तो इसके एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ डाइवर्ज होंगे, तो इसलिए हाई प्रेशर को डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे डाइवर्ज होगी, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी, यहाँ पे डाइवर्ज होगी और एक यहाँ डाइवर्ज होगी हाई प्रेशर पे। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर के 30 डिग्री लैटिट्यूड में एक यहाँ पे डाइवर्ज होगी और एक यहाँ पे डाइवर्ज होगी, बाहर हवा फेंक रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, ये दोनों हाई प्रेशर वाले 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के हाई प्रेशर डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर पे जो लो प्रेशर है इसके दोनों साइड से हवाएं आ रही हैं। एक देखिए यहाँ पर आ रही हैं और एक यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम लो प्रेशर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग प्रेशर। मतलब ये हमेशा कन्वर्ज करता है, बाहर से हवाओं को अपनी तरफ लेता है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे प्रेशर लो है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वैक्यूम है, मतलब खाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा लो प्रेशर। तो बाहर से जो हवाएं हैं वो कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आने वाली हाई प्रेशर से और यहाँ से आने वाली हाई प्रेशर से जो विंड्स होंगी, लो प्रेशर उसको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लो प्रेशर, और हाई प्रेशर को डाइवर्जिंग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो एरो है इधर जा रही है और ये एरो इधर जा रही है। ठीक है, सिमिलरली अब हम 60 डिग्री लैटिट्यूड की बात करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर की भी और साउथ हेमिस्फीयर की भी। 60 डिग्री लैटिट्यूड देखिए यहाँ का 30 डिग्री लैटिट्यूड का हाई प्रेशर से इस तरफ विंड जा रही है। ठीक है, अब यहाँ का जो लैटिट्यूड है इसको हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम 90 डिग्री का देखते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को हम बोलते हैं पोलर एरिया। ऑब्वियसली ये पोलर एरिया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोल पे पाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा कूल होगा, बहुत ठंडा होगा, टेम्परेचर बहुत ही लो होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या सिस्टम बनेगा, हाई प्रेशर कंडीशन, एक्सट्रीम हाई प्रेशर कंडीशन होगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लैटिट्यूड में पाया जाता है। हमें ये पता है विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीसेस। कैसे, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ इस साइड जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि सोलर का रेडिएशन कम होता जाएगा, सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री उससे कम, फिर 90 डिग्री उससे भी कम। तो मतलब सोलर रेडिएशन कम होता जाएगा हायर लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। तो पोलर एरियाज में तो सबसे कम सोलर रेडिएशन होने की वजह से टेम्परेचर सबसे लो होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर कंडीशन में क्या हमने पढ़ा था कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होगी वो नीचे सबसीड करेगी, नीचे बैठेगी। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये हाई प्रेशर वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये विंड्स को डाइवर्ज करती है, बाहर की तरफ फेंकती है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे फेंकेगी, इस साइड तो जा नहीं सकते क्योंकि 90 डिग्री के बाद तो कोई लैटिट्यूड है ही नहीं। तो पोलर एरिया के 90 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो जो विंड होगी वो डाइवर्ज करेगी टुवर्ड्स 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 30 डिग्री से भी एक विंड जा रही है,
टूवर्ड्स 60 डिग्री। तो हम क्या इसको लो प्रेशर नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने लो प्रेशर वाली कंडीशन में ये पढ़ा था कि दो साइड से जब विंड्स आती है तो कन्वर्जिंग वाली लैटिट्यूड्स को हम लो प्रेशर लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये दो साइड से आने वाले कन्वर्जिंग विंड्स हैं और लो प्रेशर हमेशा विंड्स को कन्वर्ज करता है। बट ये 60 डिग्री लैटिट्यूड का लो प्रेशर जो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लो प्रेशर। रिलेटिव नॉट एक्चुअल। एक्चुअल लो प्रेशर का मतलब जब डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन पड़ने की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वार्म अप होके ऊपर की तरफ उठेगी और उसके बाद फिर सारी प्रोसेस क्रिएट होती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल लो प्रेशर ड्यू टू द सोलर इंसुलेशन का इंटेंसिटी। यहाँ पे सोलर इंटेंसिटी की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ये रिलेटिव लो प्रेशर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट सोलर इंसुलेशन। तो ये एक्चुअल लो प्रेशर वाली कंडीशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जिंग विंड्स एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री लैटिट्यूड में, इसकी वजह से हम इसको रिलेटिव लो प्रेशर बोलेंगे। ओके, अब ये हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करी, अब साउथ हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, 60 डिग्री की तरफ जा रही है विंड्स। सिमिलरली यहाँ 90 डिग्री पोलर एरिया है, पोलर एरिया है ये साउथ का पोलर एरिया। ऑब्वियसली जस्ट लाइक ए नॉर्थ, यहाँ पे भी जो हाई प्रेशर कंडीशन होगा, एक्सट्रीम हाई प्रेशर कंडीशन, जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ डिसेंड होंगे और डाइवर्ज करेगी विंड्स, एक दूसरे से बाहर डाइवर्ज करेगी विंड्स। तो ये भी यहाँ पे जैसे 30 डिग्री लैटिट्यूड से विंड आ रही है, वैसे ही 90 डिग्री लैटिट्यूड से भी विंड आ रही है टूवर्ड्स 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये दोनों साइड से जब हवाएं कन्वर्ज हो रही है एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो इसको भी हम रिलेटिव लो प्रेशर बोलेंगे। ये हम साउथ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ में होता है वैसे ही साउथ में होता है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेशन ऑफ दैट एयर मॉलिक्यूल्स, चाहे वो कोई भी लैटिट्यूड में हो। अगर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसी भी लैटिट्यूड में तो वो कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पे देखा 90 डिग्री से विंड जा रही है टुवर्ड्स 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे एक रिलेटिव लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब यहाँ से दो हवाएं जब कन्वर्ज हुई तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो कन्वर्ज हुई हवाएं हैं ये यहाँ तो रुकेगी नहीं, ये एक साथ ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने देखा कि हाई प्रेशर 90 डिग्री से जो विंड है वो 60 डिग्री की तरफ जा रही है। सिमिलरली 30 डिग्री से आने वाली जो विंड है वो 60 डिग्री पे आ रही है लैटिट्यूड पे। अब ये दोनों साइड से आने वाली जो कन्वर्जिंग विंड्स हैं ये ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे तो रहेगी नहीं। ये क्या होगा इसमें कि होता क्या है कि 90 डिग्री से आने वाली जो विंड होगी वो ज़्यादा कूलर होगी। किससे कूलर होगी? एज कंपेयर टू दिस 30 डिग्री लैटिट्यूड से आने वाली जो विंड है। मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड से आने वाली जो विंड है उसका जो टेम्परेचर होगा वो जनरली वार्मर होगा एज कंपेयर टू दिस पोलर रीजन से डाइवर्ज हुई जो विंड्स हैं टूवर्ड 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में जो दो विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं तो इन दोनों की अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये ज़्यादा कूलर होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कूलर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेंस होता है और बिकॉज ऑफ दैट हाई डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स वो नीचे की तरफ बैठेगी, ज़्यादा के ज़्यादा नीचे बैठने की कोशिश करेगी। और ये वार्मर है, 30 डिग्री से आने वाली जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वार्मर है, इसकी वजह से ये लेस डेंस होगी और लेस डेंस एयर मॉलिक्यूल्स हमेशा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या कि ये जो हाई डेंस है ये नीचे ज़्यादा बैठेगी और ये ऊपर उठेगी। तो और ऊपर से ये जो कूलर वाली जो विंड्स होंगी वो इस वाले एयर को और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाएगी। तो आपको यहाँ पे एक फिनोमिना देखने को मिलेगा फ्रंटोजेनेसिस, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो जो ज़्यादा डेंसर कूलर वाला जो 90 डिग्री से आने वाली जो विंड होगी वो 60 डिग्री लैटिट्यूड में ज़्यादा नीचे सिंक होगी और इस वाले 30 डिग्री से आने वाले विंड को ऊपर उठाएगी। यहाँ पे एक फ्रंटोजेनेसिस नाम का फिनोमिना भी देखने को मिलेगा। और जब ये ऊपर उठेगी तो ऑब्वियसली लो प्रेशर से तो ऊपर उठने वाली कंडीशन, ये वार्म एयर ऊपर उठती है, हमने देखा है। तो जब ये ऊपर उठेगी तो एक सिचुएशन आएगा ट्रोपोस्फियर में जब ये बंद हो जाएगा ऊपर उठना और फिर ये डाइवर्ट हो जाएगी। कहाँ डाइवर्ट होगी? एक इस साइड में डाइवर्ट होगी और एक इस साइड में डाइवर्ट होगी। ठीक है, तो जो इस साइड में डाइवर्ट हुई है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे जाके सिंक होगी? यहाँ पे जाके सिंक होगी।
यहाँ पे जाके सिंक होगी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आपको थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा होगा। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही ईजी है। अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छे से आपको इस 3D डायग्राम में समझ में आ जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी हम कहाँ थे, ये जो ऊपर उठी हवा है 60 डिग्री से, वो ऊपर गई और ट्रोपोस्फियर से पे हिट करने के बाद ये डाइवर्ट हुई और डाइवर्ट होके फिर कहाँ पे जाके सबसीड करेगी, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जाके सबसीड होगी। और हमें पता है 30 डिग्री में तो ऑलरेडी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे ही ये सबसीड करेगी। तो आपको यहाँ पे एक सेल देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। सिमिलरली ये जो इस साइड में गई हुई डाइवर्ट हुई हवा है, ये भी सबसीड होगी। कहाँ पे सबसीड होगी, 90 डिग्री पे। और हमें पता है 90 डिग्री हाई प्रेशर ही है, जहाँ वो सबसीड हो रहा है वो हाई प्रेशर वाला एरिया ही है, पोलर रीजन में जाके सबसीड होगी। तो आपको ये सेल देखने को मिलेगा, एक ये ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया। ठीक है, सिमिलरली हम साउथ की भी बात करें, अभी हम नॉर्थ की बात कर रहे थे, अब साउथ की बात करते हैं। साउथ में क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पे देखिए दोनों साइड से हाई प्रेशर से 60 डिग्री लैटिट्यूड में कन्वर्ज हो रही है। कहाँ से आ रही है, 30 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लैटिट्यूड से। सेम सिचुएशन जस्ट लाइक ए नॉर्थ। 90 डिग्री से आने वाली जो विंड होगी वो ज़्यादा कूलर होगी एज़ कम्पेयर टू 30 डिग्री लैटिट्यूड से आने वाली विंड। और बिकॉज ऑफ दैट कि एक फ्रंटोजेनेसिस, एक इंट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वार्मर वाला जो विंड होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ सबसीड होगा, ये 90 डिग्री का हाई प्रेशर विंड। और जब ये ऊपर उठेगा ट्रोपोस्फियर में जाके हिट होगा और फिर ये डाइवर्ट हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जहाँ ये डाइवर्ट होगा, कहाँ पे जाके बैठेगा, ये हाई प्रेशर पे जाके बैठेगा। कहाँ पे, 30 डिग्री साउथ पे नीचे बैठेगा, जहाँ आपको पता है ये हाई प्रेशर ही है, तो इसलिए यहाँ पे बैठेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो विंड डाइवर्ट हुई है वो कहाँ पे जाके सबसीड होगी, ये 90 डिग्री हाई प्रेशर पे जाके सबसीड होगी। तो आपको यहाँ पे भी एक सेल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है हमारे अर्थ में। देखिए पूरे अर्थ है, हर एक लैटिट्यूड में डिफरेंट डिफरेंट सेल फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। सेल फॉर्मेशन का मतलब एक ऐसा गया, एक ऐसा गया। ये देखिए ये एक सेल है, ठीक है, जो 0 से 30 के बीच में चल रहा है नॉर्थ में। 0 से 30 साउथ में देखिए ऐसा चल रहा है। सिमिलरली 30 से 60 के बीच में देखिए ऐसा चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है। सिमिलरली 60 से 90 के बीच में आप देखिए तो ऐसा चल रहा है, देखिए ऐसा चल। तो हर एक एरिया में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चल रहा है। तो इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सेल फॉर्मेशन। मतलब ये पूरा जो सर्कुलेशन हो रहा है हर एक लैटिट्यूड में, इसको हम बोलते हैं सेल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल फॉर्मेशन का मतलब है ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। जनरली 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अब ये 3 सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ, ये 2 एरियाज में हमको हेडलेस सेल पाए जाते हैं, हमको हेडलेस सेल मिलते हैं। कैसे, ये देखिए ये वाला सेल देख रहे हो आप, ये वाला सेल जो 0 से 30 के बीच में चल रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेडलेस सेल, नॉर्थ हेमिस्फीयर का हेडलेस सेल। ओके, सिमिलरली साउथ की अगर हम बात करें तो आपको ये एक सेल दिख रहा है, ये सेल जो 30 और 0 से 30 के बीच में चल रहा है, ये 0 से 30 के बीच में चल रहा है, इसको भी हम हेडलेस सेल बोलते हैं। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर का हेडलेस सेल। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का हेडलेस सेल, ये साउथ हेमिस्फीयर का हेडलेस सेल, जो कि ट्रॉपिक्स पे पाया जाता है, 0 से 30 नॉर्थ और 0 से 30 साउथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरल सेल की। फेरल सेल कहाँ पाया जाता है, फेरल सेल 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 से 60 डिग्री साउथ में पाया जाता है। कैसे, ये आपको एक सेल दिख रहा है, देखिए 30 से इधर गया, फिर ऊपर उठा, फिर इधर गया, फिर नीचे सबसीड हुआ, ऐसे ये एक सेल फॉर्मेशन दिख रहा होगा। तो ये सेल फॉर्मेशन जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का 30 से 60 के बीच में मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं फेरल सेल। फेरल सेल, ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज फिर से हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड और ये 60 डिग्री लैटिट्यूड, आपको ये सेल फॉर्मेशन दिख रहा है 30 और 60 के बीच में, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ये एक सेल फॉर्मेशन है जो सदर्न हेमिस्फीयर में 30 और 60 के बीच में बन रहा है, इसको भी हम फेरल सेल बोलते हैं। तो फेरल सेल किसके किसके बीच में होता है, 30 और 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 30 और 60 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है।
जैसे नॉर्थ में बनता है वैसे ही साउथ में बनता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोलर सेल की। तो पोलर सेल कहाँ कहाँ बनता है? पोल्स के साइड में ही बनता है ऑब्वियसली, नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको। 60 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनता है, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो। 60 डिग्री लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा, ये एक सेल फॉर्मेशन। देखिए ऐसे जा रहा है, 90 से 60 की तरफ विंड जा रही है, 60 से ऊपर उठी, फिर ये ऊपर डाइवर्ट हुई, फिर सबसीड हुई। ये देखिए आपको ये एक सेल फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं पोलर सेल। पोलर सेल नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर में भी देखो आपको ये एक सेल देखने को मिलता है 60-90 के बीच में। ये ऊपर उठा, फिर डाइवर्ट हुआ, सबसीड हुआ 90 पे, फिर ये विंड गया 60 पे। तो इसको भी हम पोलर सेल बात करते हैं, पोलर सेल। तो ये सारे सेल फॉर्मेशन, और इन सेल फॉर्मेशंस की वजह से ही पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की बात करी। नीचे वाला जो सरफेस पे हो रहा होता है, जो विंड चल रही होती है, इसको हम बोलते हैं विंड्स। जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक यहाँ जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। सारे नीचे जो अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट हो रहा है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ जो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब ये जो जैसे नीचे की तरफ बैठ रही है एयर, एक ऊपर की तरफ असेंड हो रही है, कुछ नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है। तो मतलब ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जब मूवमेंट ऑफ एयर होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो भी विंड्स चलती है, विंड्स हवाएं, विंड्स बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। और जो ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है एयर में, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। ये 2D डायग्राम में था, अब हम समझते हैं पूरा यही चीज़ 3D में। इसमें हमको और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे कोरियोलिस इफेक्ट वगैरह। अभी मैं आपको कोरियोलिस इफेक्ट नहीं समझा रही, ये जब पूरा डायग्राम खत्म हो जाएगा इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोरियोलिस इफेक्ट होता है, इसी वीडियो में लास्ट। ओके, सो अब इस 3D डायग्राम से समझते हैं। देखिए इक्वेटर, ये जो एरिया है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सोलर इंसोलेशन देखने को मिलता है, और यही एरिया होता है ITCZ का। हमने ये भी पढ़ा था कि सोलर इंसोलेशन वेरी करता है, 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड या 15 डिग्री लैटिट्यूड तक एक्सटेंड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन के अराउंड वो रिवॉल्व करता है अर्थ, और अर्थ की टिल्टेशन की वजह से, इन दो फैक्टर्स की वजह से जो सोलर इंसोलेशन है वो डिफरेंट होता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट होता है। तो इसी की वजह से ITCZ जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो वेरी करती है। कहाँ तक वेरी करती है? 5 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। तो जनरली ये जो डॉटेड वाला एरिया मैंने आपको मार्क करके दिखाया, वहाँ तक एक्सटेंड होती है। जनरली आप इतना समझिए, ठीक है। तो ये एक बेल्ट, ये वाला जो जोन है, ये जो बेल्ट वाला एरिया है, इसको ITCZ जोन या बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का पैटर्न, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का पैटर्न। कैसे? देखिए जनरली जब आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन में क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर कंडीशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर कंडीशन होगा। लो प्रेशर की टेंडेंसी क्या होगी? जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगी वो लेस डेंस होंगी, ऊपर की तरफ उठेगी। अब ये जब ऊपर की तरफ उठेगी ट्रोपोस्फियर तक उठेगी। ट्रोपोस्फियर में उठने के बाद फिर ये डाइवर्ट होगी। कहाँ तक डाइवर्ट होगी? ये डाइवर्ट होगी 30 डिग्री लैटिट्यूड तक, और फिर उसके बाद ये 30 डिग्री नॉर्थ में जाके ये सबसीड कर जाएगी, और सिमिलरली 30 डिग्री साउथ में भी जाके सबसीड कर जाएगी। ये हमने ये सर्कुलेशन में समझा, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड है, ऐसे आप इमेजिन करिए, ये सरफेस है, सरफेस से ऊपर उठी और ये डाइवर्ट हुई, फिर बैठ गई, सेम, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम हॉरिजॉन्टल विंड्स की बात करते हैं, जो नीचे सरफेस में फ्लो हो रही है। अभी तक हमने ऑल्टीट्यूड में फ्लो होने वाली वर्टिकल विंड्स की बात। अब जब ये नीचे बैठेगी तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या कि 30 डिग्री से 0 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ दोनों साइड से विंड्स जो है वो कन्वर्ज होगी। हमने क्या पढ़ा था? इक्वेटोरियल रीजन में 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से हवाएं आके कन्वर्ज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ कन्वर्ज होगी। कहाँ पे? लो प्रेशर की तरफ कन्वर्ज होगी। तो ऐसे कन्वर्ज होगी,
अभी मैं डायरेक्शन डिफ्लेक्शन नहीं बता रही आपको, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो नहीं बता रही हूँ। अभी सिर्फ आप डायरेक्शन पे फोकस करिए कि कहाँ से कहाँ डायरेक्शन फ्लो होती है, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लो प्रेशर जो 0 डिग्री है वहाँ पर हवा जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर कंडीशन बन गया, हाई प्रेशर कंडीशन बन गया, और 30 डिग्री साउथ पे भी हाई प्रेशर कंडीशन बन गया। क्योंकि यहाँ से जो हवा जा रही है ये ऊपर उठी, फिर उसके बाद डाइवर्ट हुई, फिर सबसीड हुई 30 डिग्री नॉर्थ पे, और 30 डिग्री नॉर्थ पे जहाँ पे सबसीड हुई वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो गया। और जस्ट बिकॉज हाई प्रेशर इज फॉर्म्ड, हाई प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है? डाइवर्ज करने की विंड्स की। तो ये कहाँ पे डाइवर्ज करेगी? ये लो प्रेशर की तरफ डाइवर्ज करेगी जो 0 डिग्री लैटिट्यूड में है। सिमिलरली साउथ में भी सेम, ये इस साइड पे होगी, ठीक है, इस साइड में होगी और एक इस साइड पे होगी। ओके, अब हमने क्या देखा था? अब हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हाई प्रेशर है 30 डिग्री नॉर्थ पे, तो क्या ये सिर्फ यहीं पे डाइवर्ज करेगी? नहीं, वो इस साइड पे भी डाइवर्ज करेगी, इस साइड पे भी डाइवर्ज करेगी ये विंड। मैं इस वाले विंड की बात कर रही हूँ, नीचे चलने वाली विंड्स है ना, इसी की बात कर रही हूँ ये, ठीक है। ये जो मैं आपको एरो देखने को मिल रहा है ये नीचे वाले विंड्स की बात कर रही हूँ, और ये जो ऊपर जो हमने अभी ये बताया ये इस वाले, ये ऊपर वाली इसकी बात कर रही हूँ। तो कहाँ थे हम? 30 डिग्री नॉर्थ, जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। हाई प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है? एयर मॉलिक्यूल्स जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। तो क्या ये सिर्फ यहाँ पे ही डाइवर्ज करेगा? नहीं, ये यहाँ पे भी डाइवर्ज करेगा, 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ डाइवर्ज करेगा। जो हमने देखा कि 30 से 60 की तरफ जा रहा है, ये देखो जा रही है ना, वैसे अब होगा क्या कि ये 60 डिग्री नॉर्थ में 90 डिग्री से भी आने वाली जो हवा होगी वो भी इस साइड 60 डिग्री पे आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोलर रीजन में एक्सट्रीम हाई प्रेशर कंडीशन होती है, और नॉर्थ के 90 डिग्री से जो हवा होगी वो भी 60 डिग्री की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि देखिए 60 डिग्री की तरफ 30 से भी और 90 से भी आने वाली हवाएं, जो वर्टिकल मूवमेंट वाली जो विंड्स हैं वो 60 पे आ रही, आई ना दोनों, ठीक है। सिमिलरली साउथ में भी जो 30 डिग्री साउथ है वहाँ से जो हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हुआ है इसकी वजह से ये यहाँ पे तो चली गई लो प्रेशर वाली तरफ, लेकिन यहाँ पे भी ये डाइवर्ज करेगी 30 डिग्री से आने वाली विंड्स 60 डिग्री पे। सिमिलरली 90 डिग्री की जो हाई प्रेशर कंडीशन, एक्सट्रीम हाई प्रेशर कंडीशन जो 90 डिग्री पे क्रिएट हुआ है ये 60 डिग्री की तरफ डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अभी 60 डिग्री लैटिट्यूड में क्या क्रिएट हुआ? यहाँ पे क्रिएट हुआ रिलेटिव लो प्रेशर। आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था कि जब दोनों साइड से हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं तो लो प्रेशर कंडीशन एक्चुअल लो प्रेशर कंडीशन नहीं, ये रिलेटिव लो प्रेशर कंडीशन। सिमिलरली नदर्न हेमिस्फीयर में भी दोनों साइड से कन्वर्ज हो रही है 60 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थ में, तो हाई प्रेशर कंडीशन दो साइड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक रिलेटिव लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो 60 डिग्री में जब कन्वर्ज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हवा उठेगी ऊपर की तरफ, हमने पढ़ा था। जब ये उठेगी कहाँ तक उठेगी? ट्रोपोस्फियर तक उठेगी, यहाँ तक उठेगी। उसके बाद ये एक इस साइड जाएगी और एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी। इस साइड जो जा रही है 60 से ऊपर उठी, डाइवर्ट हुई और ये कहाँ तक गई? 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ तक गई। उसके बाद ये सबसीड हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, ठीक है, नीचे बैठ गई 30 डिग्री नॉर्थ पे। और वही विंड आप देखो 30 से 60 की तरफ जा रही है, देखो। तो आपको जो सेल फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, ये देखो ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर यही जो विंड है फिर वो 60 तक गई, 30 से 60 तक गई, फिर 60 से ऊपर उठी, फिर डाइवर्ट हुई, फिर 30 पे आके बैठ गई, फिर 30 से 60 की तरफ गई। तो आपको ये सेल फॉर्मेशन, वैसे हर एक जगह पे सेल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो 60 से यहाँ की तरफ जो ऊपर की तरफ उठी है, इस वाले की हमने बात कर ली। इस साइड जो गई है वो 90 पे जाके सबसीड हो गई, 90 पे जाके सबसीड हुई। अब ये 90 पे जब सबसीड होगी तो ऑब्वियसली ये हाई प्रेशर कंडीशन है तो सबसीड होगी, और ये 90 से फिर ये 60 की तरफ विंड चलेगी। तो आपको ये सेल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो हमने देखा था कि देखो 60 से ऊपर उठी, डाइवर्ट हुई, 90 पे सबसीड हुई, 90 से फिर वो एक वर्टिकल विंड 60 की तरफ फ्लो होने लगी। तो आपको ऐसा एक सेल फॉर्मेशन देखने को मिला।
मिला कि नहीं। तो यही इसी तरीके से एक पैटर्न जनरेट होता है हमारे पूरे अर्थ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही कंडीशन है कि 60 से आने 60 पे 90 और 30 से आने वाली जो विंड है दोनों साइड से वो कन्वर्ज हुई, रिलेटिव लो प्रेशर बना 60 पे, ये ऊपर उठी 60 से, क्योंकि ये रिलेटिव लो प्रेशर है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो ये ऑब्वियसली ऊपर हवा उठेगी और उसके बाद ये ट्रोपोस्फियर में हिट करने के बाद एक इस साइड पे जाके डाइवर्ट होगी, एक इस साइड पे डाइवर्ट होगी। इस वाले जगह पे जो डाइवर्ट हुई है ये कहाँ पे जाके बैठेगी, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जाके बैठेगी। देखो यहाँ पे जाके बैठेगी, यहाँ पे जाके बैठेगी 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 डिग्री पे जब बैठेगी तो ऑब्वियसली जो विंड होगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 30 से 60 की तरफ। तो आपको ये एरो दिख रहा है 30 से 60 की तरफ, तो ये भी एक सेल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली 60 से 90 की तरफ ये जो डाइवर्ट करके हवा गई है वो भी 90 की तरफ बैठेगी और उसके बाद 90 पे सबसीड होने के बाद आपको ये हवा देखने को मिलता है, विंड जो सरफेस पे चलती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न एक जनरेट होता है हमारे पूरे अर्थ पे। अब हम समझते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ पे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो विंड्स होती है वो ऐसे सीधी सीधी नहीं, ये जितने भी हॉरिजॉन्टल विंड्स हो गई जो अर्थ के सरफेस के नियर फ्लो होती है, ये हो गई, ये हो गई, ये सारे हॉरिजॉन्टल विंड्स जो अर्थ के सरफेस के पास फ्लो करती है, ये सीधी डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती, हल्की सी डिफ्लेक्टेड होती है। वो एक्चुअली में सीधी लाइन में नहीं चल रही, एकदम सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती, हल्की सी डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है विंड्स में। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्यों होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है तो अर्थ में जो भी एटमॉस्फेयर होते हैं और जो ओशन होते हैं, ओशन के वाटर भी हल्के से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ जब अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा होता है तो उस फोर्स में जो भी एटमॉस्फेयर में जो विंड्स चल रही होती है वो भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एक बच्चा झूला झूल रहा, मान लो ये एक झूला है और इस झूले में बच्चा बैठा हुआ है और साथ में एक बॉल पकड़ी है। अब उस बॉल को जब ये बच्चा फेंकेगा, ये झूला झूल रहा है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ये मान लो, ठीक है, और ये बच्चा जब इस बॉल को फेंकेगा तो डायरेक्ट ये बॉल सीधी ना जाके हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक मूविंग बॉडी है झूला, और मूविंग बॉडी में जब एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल करके हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही कोरियोलिस इफेक्ट है कि अर्थ एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा होता है, तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह और वाटर हो गया, वाटर बॉडीज़ वगैरह, तो ये हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोरियोलिस इफेक्ट। तो ये जो जितनी भी विंड्स चल रही होती है सरफेस पे, ये सीधी ना चल के हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। हमेशा याद रखना कि ये अर्थ है, ये इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है। अब हमेशा याद रखना कि कोरियोलिस इफेक्ट में जो एयर का डिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड में होता है और साउथ हेमिस्फीयर में एयर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होता है। मतलब राइट साइड में एयर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में एयर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस इक्वेटर वाले रीजन में दो साइड से हवाएं आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, दो विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं। अब मैं विंड्स बोलूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये टू कन्वर्जिंग विंड्स है ये। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या पढ़ा था कि राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन ये इधर से आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होगा राइट साइड में वो कहाँ होगा, इसके साइड में वो इस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, हम इस अगर ये यहाँ से इस साइड जाता, नीचे से ऊपर की तरफ जाता, तब ये इस साइड डिफ्लेक्ट होगा था। ये ऊपर से नीचे की तरफ एयर आ रही है तो इसके रिस्पेक्ट में हम राइट साइड, इस साइड कंसिडर करते हैं। सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, साउथ हेमिस्फीयर में हमने क्या पढ़ा था कि एयर डिफ्लेक्ट कौन से डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट में होता है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट, ऐसे होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसे होगा ना। तो ऐसे एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो इस टाइप का डायरेक्शन होता है डिफ्लेक्शन का, ठीक है।
नॉर्थ और साउथ में। इस दो विंड्स को जो ट्रॉपिक्स में चलती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से आ रही होती है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसको ईस्टर्लीज बोलते हैं या फिर ट्रेड विंड्स बोलते हैं, जो ट्रॉपिक्स में चलती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, जो ये इक्वेटर की तरफ चलती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स। अब आते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में। यहाँ पे आपको एरो क्या दिख रहा है, ये 30 से 60 की तरफ जा रहा है। और कोरियोलिस इफेक्ट में क्या कहते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट होता है। राइट साइड डिफ्लेक्ट होने का मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ये जा रहा है, ऐसा। तो दैट मीन्स ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, देखो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि राइट यहाँ से राइट है तो राइट डिफ्लेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अब हम साउथ की बात करते हैं, तो 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ में ये विंड ऐसे चल रही नीचे, ऊपर से नीचे। तो हमने क्या पढ़ा था, साउथ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट एयर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में करती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो कैसे होगी, लेफ्ट की तरफ, मतलब इस साइड में होगी, ऐसे होगी लेफ्ट। ओके, तो ये होगी, इसको हम बोलते हैं, ये जो 30 और 60 के बीच में चल रही होती है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, जो 30 और 60 के बीच में चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो 30 और 60 के बीच में चलता है, इसको भी हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज। अब 60 और 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। 60 और 90 के बीच में जो विंड का डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, ऐसे है, ऐसा को दिख रहा होगा। अब कोरियोलिस इफेक्ट इसमें लगाएं तो एयर का डिफ्लेक्शन किस साइड में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में होगा। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे। सिमिलरली 60 से 90 के बीच में ये जो एयर है ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एयर का डिफ्लेक्शन कोरियोलिस इफेक्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड होगा। दैट मीन्स ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि इसको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, और इसको भी हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। अब आप पूछोगे ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होते क्या हैं? देखिए, जिस डायरेक्शन से एयर फ्लो होती है उस डायरेक्शन से नाम डिफाइन होता है। ये ईस्ट से आने वाली जो हवा होती है, ये ईस्ट हो गया, ये वाला ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्टर्न साइड से जो हवा आ रही है, आपको देख रहा है ये एरो ईस्ट से आ रही है, ऐसे, तो इसलिए इसको ईस्टर्लीज बोला जाता है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये ईस्ट से आ रही है, इस साइड से ज़्यादा आ रही है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा ईस्ट से, इसलिए इसको ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स साउथ में बोलते हैं। सिमिलरली वेस्टर्लीज, एरो को देखिए, ये वेस्ट साइड से आ रही है, देखिए वेस्ट साइड से आपको ये एरो इस साइड में ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे, क्योंकि इसके डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड से शुरू हो रही है, तो इसलिए हम इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं, जो 30 और 60 के बीच में चलता है। सिमिलरली 30 और 60 साउथ में भी, अब देखो भले ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये वेस्ट साइड से ही आ रही है, क्योंकि ईस्ट की तरफ, मतलब ज़्यादा वेस्ट से ईस्ट ऐसे आ रही है, ऐसे, तो इसलिए इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। पोलर ईस्टर्लीज क्यों बोला जाता है? सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पोलर एरियाज में पाए जाने वाले ऐसे विंड्स हैं जो ईस्ट से आ रही है। देखो अब इसके डायरेक्शन को देखो, ईस्ट से शुरू हो रही है, ऐसे। सिमिलरली 60-90 के बीच में होता है ये, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो। ये देखिए, ये भी ईस्ट से हवा चल रही है और ये पोलर रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये पूरा ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था कि ITCZ की वजह से पूरा का पूरा जो विंड, प्लानिटरी विंड सिस्टम है वो चेंज भी हो सकता है। जैसे ही ITCZ शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्लानिटरी विंड्स जो भी हमने अभी पढ़ा, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज वगैरह, ये शिफ्ट हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो कि ये अर्थ है, आई एम रियली सॉरी कि मैं एक ही हाथ से बनाती हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, और एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ। तो अभी आप बस इतना समझिए मैं क्या बताने जा रही हूँ। ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब हमने जनरली इक्वेटर पे ITCZ होता है,
ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस सोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। पर अगर मान लो ITCZ शिफ्ट हो गया, ठीक है, मान लो 15 डिग्री, ये जो 15 डिग्री 15 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में मान लो सोलर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ITCZ इक्वेटर से 15 डिग्री की तरफ शिफ्ट हो गया। अब होगा क्या कि जो पहले 30 डिग्री से जो भी हवाएं आके कन्वर्ज होती थी इक्वेटर की तरफ, आपको पता होगा, याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 30 डिग्री से जितनी भी कन्वर्ज हो रही है विंड्स टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ, जो लो प्रेशर एरिया है, अब वो ITCZ 15 डिग्री पे होने की वजह से, मान लो ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ। अब यहाँ से इक्वेटर की तरफ कन्वर्ज होता था सारी की सारी विंड्स, क्योंकि ITCZ यहाँ पे 15 डिग्री पे है, इसकी वजह से होगा क्या, ये इक्वेटर पे ना जाते सीधा यहाँ पे 15 डिग्री पे कन्वर्ज होगी। सिमिलरली 30 डिग्री साउथ में भी जो भी विंड्स चलेगी टुवर्ड्स इक्वेटर ना चल के वो 15 डिग्री की तरफ चलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलेगी, 15 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो होगा क्या कि ये इक्वेटर को बाईपास करते हुए ये 30 डिग्री साउथ की जो विंड्स होगी वो ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको एक शिफ्टिंग देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्लैनेटरी विंड्स हैं वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये अर्थ है। अब अर्थ का जो टिल्टेशन है साउथ हेमिस्फीयर सन की तरफ हो गया, मतलब अर्थ जब रिवॉल्व करके सन के अराउंड एक ऐसे पोजीशन में पहुंचा जहाँ पे जो अर्थ का टिल्टेशन है वो साउथ का टिल्टेशन ज़्यादा है टुवर्ड्स द सन। तो होगा क्या कि जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और मान लो 15 डिग्री साउथ की तरफ ये शिफ्ट हो गया, इससे क्या होगा ITCZ 15 डिग्री ITCZ साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। अब होगा क्या, ये मान लो 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो कन्वर्जिंग विंड्स है जो 30 डिग्री लैटिट्यूड से आ रही थी टुवर्ड्स इक्वेटर, ये अब 15 डिग्री साउथ की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा ऐसे, और ये 30 से 15 डिग्री साउथ की तरफ जाएगा, मतलब इक्वेटर को बाईपास कर देगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो प्लैनेटरी विंड्स होते हैं वो भी शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो ऊपर वाले जो हैं, जो 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, वो भी उसके हिसाब से पूरे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि ITCZ की वजह से जो प्लैनेटरी विंड सिस्टम है वो भी चेंज होता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन वेरी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्चुअल टिल्टेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ का जो टिल्टेशन है वो सेम रहता है 23.5, पर वो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते टाइम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन वेरी होता है, उसकी वजह से ITCZ भी शिफ्ट हो जाता है। और ITCZ एक बार शिफ्ट हो गया तो उसकी वजह से पूरी की पूरी जो प्लैनेटरी विंड्स है वो शिफ्ट हो जाती है ITCZ के बेसिस पे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, सो जो चीज़ें हमने पढ़ी है सारी चीज़ें आप इस डायग्राम से रिवाइज कर सकते हैं। हमने सेल फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, पोलर फ्रंट डिस्कस कर लिया, और ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज डिस्कस कर ली। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वही ईस्टर्ली विंड्स हैं जिसको बोला जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लैटिट्यूड है ये कुछ नहीं है, 30 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और 30 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, आप ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कर लिया। ये देखिए इस डायग्राम में हमने ITCZ डिस्कस कर लिया जहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही काम विंड्स चलती है, और उसी को हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। बाकी पोलर फ्रंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इस डायग्राम को भी देखिएगा। अब कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है जो मुझे आपको समझाने हैं, मैंने आपको पहले नहीं समझाया क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए कि ये जो ट्रोपोस्फियर मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फियर हर एक लैटिट्यूड में सेम नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो ट्रोपोस्फियर है सेम लाइन नहीं होती,
वेरी करती है। दैट मीन्स इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रोपोस्फियर की डिस्टेंस होता है। एज वी गो टूवर्ड्स द पोल, तो पोल साइड पे हमको ट्रोपोस्फियर का लेंथ कम देखने को मिलता है। मतलब अगर इक्वेटर पे 14 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, तो जितना हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे ट्रोपोस्फियर का जो डिस्टेंस है सरफेस से कम होता जाएगा। तो पोल्स में सबसे लोवेस्ट, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 8 किलोमीटर के आसपास ही पाया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है और ये ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे 14 किलोमीटर होता है। सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है ट्रोपोस्फियर का सरफेस से। एंड एज वी गो टूवर्ड्स द पोलर रीजन, तो ट्रोपोस्फियर का जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो कम होता जाता है। दैट मीन्स हियर 8 किलोमीटर पोल्स में पाया जाता है। 8 किलोमीटर ही डिस्टेंस पाया जाता है ट्रोपोस्फियर का पोलर रीजन में। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है जो पोल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करती है, तो ऑब्वियसली जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो पोल्स पे एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डेंस होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी और नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगी, तो ट्रोपोस्फियर का जो लेंथ होगा वो भी कम होगा। मतलब एक तरीके से ये देखिए, पहली बात तो पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी पोलर रीजन की एयर मॉलिक्यूल्स की, प्लस ग्रेविटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी पोलर रीजन में। तो इसकी वजह से डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से और ग्रेविटी सबसे ज़्यादा एक्ट होने की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स होगी वो नीचे की तरफ बैठेगी, और इसकी वजह से ट्रोपोस्फियर की जो लेंथ होगी वो सबसे कम होती है ये पोलर रीजन में। सिमिलरली अगर हम देखें कि इक्वेटर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है सरफेस से ट्रोपोस्फियर के बीच में। वो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक तो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमने देखा है कि अर्थ का जो शेप होता है वो स्फेरिकल ना होके हल्का जियोइड शेप होता है। मतलब पोल वाले एरिया में हल्का सा चपटा होता है और बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि सेंटर से ये सरफेस तक का डिस्टेंस, चाहे वो पोल हो या इक्वेटर हो, आप डिस्टेंस देखिए। इक्वेटर की तरफ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है सेंटर से, और सेंटर से पोल की तरफ जो डिस्टेंस है सरफेस का वो कम ट्रैवल करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जियोइड शेप होने की वजह से जो अर्थ का जो कोर है, कोर से जब हम इक्वेटर के सरफेस तक जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कोर से जब हम पोल के सरफेस तक पहुंचते हैं तब लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी भी इक्वेटर में कम होती है। तो इसी की वजह से होता क्या है कि जो मतलब इक्वेटर है वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैटिट्यूड्स। और दूसरी चीज़, ग्रेविटी कम होने की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस डेंस होंगे, मतलब उसको खींचने, अट्रैक्शन ग्रेविटी की कम होगी तो वो ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे एयर मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात ये है कि एयर मॉलिक्यूल्स डेंस कम भी होंगे, लेस डेंस होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इन इक्वेटोरियल एरिया विल बी द लॉन्गेस्ट, 14 किलोमीटर तक होते हैं रेंज। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई होप। तो मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फियर है वो सेम नहीं होता, एक हल्का सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। मतलब इक्वेटोरियल रीजन में सबसे हाईएस्ट है, फिर नीचे कम होता जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जेट स्ट्रीम वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम कुछ नहीं होता है एक्चुअली में, जो दो सेल के फॉर्मेशन के बीच में एक एयर का मतलब एक्यूमुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, मान लो ये एक सेल फॉर्मेशन है, ये एक सेल फॉर्मेशन है। इन दोनों सेल फॉर्मेशन के बीच में एयर का एक्यूमुलेशन, जो जंक्शन पॉइंट में जब एयर का एक्यूमुलेशन क्रिएट हुआ उसी को हम जेट स्ट्रीम बोलेंगे। ये एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन में जेट स्ट्रीम क्रिएट हो गया। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। आई नो कि ये जेट स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है काफ़ी कंफ्यूजिंग है बहुत सारे लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने एयर सर्कुलेशन ऑफ अर्थ बहुत अच्छे से समझा होगा आई होप, 2D और 3D डायग्राम से विद कोरियोलिस इफेक्ट एंड ऑल। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और इसी तरीके के वीडियोस मैं और भी डालती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके के वीडियोस
आपको मैं रोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे एंड बाय।